महाशिवरात्रि पास आते ही पूर्वी दिल्ली में कांवड़ियों की बढ़ी भीड़। हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे लाखों शिव भक्त। डीएम बोले श्रद्धालुओं को नहीं होगी कोई परेशानी। महाशिवरात्रि से पहले कांवड़ियों की भीड़ से सड़कें जाम। 90% कांवड़िए लौटे। सड़कों पर घंटों फंस रही गाड़ियां। स्कूलों ने जाम देखते हुए हाइब्रिड मोड में की क्लासेस। रानी गार्डन इलाके में कूड़े के खत्ते में लगी आग। स्थानीय लोगों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। फायर ब्रिगेड ने 15 मिनट में पाया आग पर काबू। गाजीपुर बस डिपो में 5 दिन बाद खत्म हुई हड़ताल। 2 दिन में वेतन मिलने के आश्वासन पर कंडक्टर लौटे काम पर। 80 बसों के फिर से चलने से यात्रियों को मिली राहत। कृष्णानगर से कांग्रेस पार्टी को मिले झटके। गुरचरण सिंह राजू के समर्थन में और पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा। पार्टी नेतृत्व से नाराज कार्यकर्ता बोले अभी और भी देंगे इस्तीफा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली में महाशिवरात्रि से ठीक पहले कांवड़ शिविरों में भोले के भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। महज 2 दिन बाद महाशिवरात्रि है और कांवड़िए हरिद्वार से पैदल गंगा जल लेकर आ रहे हैं। इस बार दिल्ली सरकार ने कांवड़ शिविरों की संख्या दोगुनी कर दी है, जिससे भक्तों को किसी तरह की परेशानी ना हो। दिलशाद गार्डन में लगे एक कांवड़ शिविर के आयोजकों ने बताया कि यह उनका पहला शिविर है। इससे पहले वे रामलीलाओं का आयोजन करते थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने वन विंडो सिस्टम से उन्हें हर तरह की मदद दी है, जिससे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आई। हालांकि पहली बार शिविर लगाने की वजह से कुछ व्यवस्थाओं में परेशानी जरूर आई, लेकिन प्रशासन के सहयोग से सब आसान हो गया। कांवड़ियों ने भी बताया कि इस शिविर में सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे साफ सफाई, टॉयलेट, पानी के टैंकर और सुरक्षा। एमसीडी कर्मचारी 24 घंटे सफाई व्यवस्था संभाल रहे हैं और दिल्ली जल बोर्ड ने पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की है। आयोजकों ने कहा कि पहली बार शिविर लगाकर भी उन्हें किसी कमी का एहसास नहीं हो रहा। पूर्वी जिले के डीएम अनमोल श्रीवास्तव ने बताया कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस दोनों ही पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं। जगह जगह पुलिस पिकेट लगाई गई है ताकि कांवड़ियों को आराम से निकलने का रास्ता दिया जा सके। ट्रैफिक पुलिस भी लगातार ट्रैफिक कंट्रोल कर रही है ताकि किसी को जाम की समस्या ना हो और भक्त आसानी से अपनी यात्रा पूरी कर सके। कांवड़ को देख के अगर आप देखें, हमारे ईस्ट दिल्ली में लगभग 30 कैंप्स लगे हैं। कुछ NH-24 पे लगे हैं और कुछ ईस्ट दिल्ली के अंदर लगे हैं और वहाँ पे कैंप्स में टेंटेज की व्यवस्था की गई है। इस बार टेंटेज की व्यवस्था जो है वो समितियाँ जो हैं वो खुद कर रही हैं। उनको सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता जो है वो दी जा चुकी है और जो भी अप्रूवल हमें सरकार की तरफ से मिले थे समितियों के, उनके बैंक अकाउंट में उनके कैंप के एरिया और कितने दिन के लिए वो कैंप लगा रहे हैं उनके हिसाब से उनको आर्थिक सहायता दे दी गई है। दिल्ली सरकार के जितने डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो PWD हो, जल बोर्ड हो, इंडूसिव हो, उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि वो कांवड़ कैंप में जो बेसिक सुविधाएं हैं उनको पहुंचाएं और एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से ये जो कुछ अगले दिन जो हमारा कैंप्स का लगा है उनको कैंप्स में कोई भी दिक्कत आने ना दें। सर, गाइडलाइंस क्या जारी की गई है और समस्त ट्रैफिक को किस तरीके से? देखिए, ट्रैफिक्स में पूरे दिल्ली में और ईस्ट दिल्ली में स्पेसिफिकली ये निर्देश दिए गए हैं कि कांवड़ जो यात्री आ रहे हैं उनके लिए एक अलग लेन्स बनाई जाएंगी, जिससे जो आम यातायात चल रहा है उसको भी दिक्कत ना आए और जो लेन्स हैं वो उनको एक रस्सी से और बैरिकेड से उनको अलग कर दिया जाए, जो डायरेक्टली उनके कैंप्स तक पहुँचाया जाए। इस टाइम जो ये भोलों के लिए सुविधाजनक ये पंडाल लगे हुए हैं, ये अद्भुत है। पूरे दिल्ली के अंदर अद्भुत है। पहले होता था मर्जी ना, भव्य और दिव्य नहीं होता था। अब आप किसी भी भोले से पूछ लो कि पहले की सुविधा में और अब की सुविधा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और रास्ते में हमारी सरकार ने जितनी भी मटन और मीट की दुकानें थी वो बंद कराई हैं और पूरे योगी जी और धामी जी उत्तराखंड से चलते हुए, तो बड़ा सौभाग्य की बात है क्योंकि हम हिंदू हैं
तो हमारा त्यौहार है तो वो त्यौहार एकदम त्यौहार के जैसे होना चाहिए, भव्य और दिव्य होना चाहिए और सारा देश खुश है आज की हमारा जो 1 महीने का ये त्यौहार है, ये यात्रा है, ये सफल और सुंदर हो। ये पहला रामलीला कमेटी का प्रथम कांवड़ शिविर है ये, और क्योंकि भोले की सेवा कर रहे हैं तो बहुत ही दिल में खुशी और उत्साह है, और साथ में आसपास के लोग बहुत जो है सहायता कर रहे हैं, सब लोग बहुत खुश हैं यहाँ पे। और जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे कुछ भोले आ भी गए हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं और यहीं आसपास के रहने वाले, और यहाँ पे भोले बाबा की सब लोग सेवा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हमें मिला है इस बार। हमारी दिल्ली सरकार रेखा जी की सरकार ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, और प्रथम हम कमा रहे हैं, हमें लग नहीं रहा कि हमें कोई भी विघ्न आ रहा है। सब चीज़ की, एसी की, सब मतलब सब पंखे की, पानी की, ठंडे पानी की, सब चीज़ की व्यवस्था है। और आप देखते सारे भोले आराम से एकदम मस्त होकर आराम से मगन होके कर रहे हैं। पूरा हरिद्वार तक हर की पौड़ी से चले हैं। हाँ, रास्ते में कहीं कितनी बार रुके फिर? रास्ते में ना रुकने का साधन नहीं था, सब रोडों पे ही सो रहे थे, हमने देखा, क्योंकि रोड तो खाली पड़े थे, ज़्यादा हमें वो नहीं मिले सीवर ठहरने के लिए, आते समय भी जाते समय भी, क्योंकि भीड़ कम थी ना इस बार, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, खाली पड़ा है। पुर से लेकर दिल्ली तक तो बहुत अच्छी सेवा हुई, मगर बाकी उत्तराखंड सेवा नहीं हुई। उत्तराखंड में उनको सोचना चाहिए कि भाई अगर कावड़ियों का आप लोग सेवा करना चाहते हो तो उनके लिए छोटा मोटा कैंप तो होना चाहिए, मगर बिल्कुल नहीं था। महज 2 दिन बाद महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा और इसी कारण से दिल्ली की सड़कों पर कावड़ियों की वजह से जबरदस्त जाम लगा हुआ है। बता दें करीब 90% भोले भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट चुके हैं और अब शिवालयों की ओर जा रहे हैं। इसकी वजह से सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम लगने लगा है। हालत ये है कि लोगों को एक चौराहे को पार करने में आधा घंटे से ज़्यादा का समय लग रहा है। कई जगहों पर ट्रैफिक लाइट भी फेल होती नजर आ रही है। इससे न सिर्फ आम लोग बल्कि इमरजेंसी सेवाओं और स्कूल जाने वाले बच्चों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। संवाददाता ने जब स्कूलों के बच्चों और पेरेंट्स से बात की तो पता चला कि कई स्कूलों ने बच्चों की सुविधा को देखते हुए हाइब्रिड मोड यानी ऑनलाइन क्लास का विकल्प दे दिया है, ताकि बच्चे जाम में फंसे बिना घर से पढ़ाई कर सकें। स्कूलों ने ऑफलाइन क्लास का विकल्प भी खुला रखा है, ताकि जिन बच्चों को दिक्कत नहीं है वो स्कूल आ सकते हैं। डीएवी, विवेकानंद, भाई परमानंद स्कूल और भारत नेशनल जैसे बड़े स्कूलों में ये व्यवस्था की गई है। पेरेंट्स का कहना है कि ये बच्चों के लिए अच्छा कदम है, क्योंकि जाम की वजह से स्कूल वैन समय पर बच्चों को पिक नहीं कर पा रही थी। बच्चे कोचिंग क्लास में भी देर से पहुंच रहे थे और सुबह जल्दी उठकर भी समय से स्कूल नहीं पहुंच पा रहे थे। पेरेंट्स ने कहा कि सिर्फ 3 दिन की बात है, इसलिए बच्चों को घर से ही पढ़ाना सही रहेगा। गीता कॉलोनी के रानी गार्डन इलाके में सोमवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां झुग्गी इलाके में स्थित एमसीडी के पुराने और बंद पड़े कूड़े के खत्ते में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि आसपास की झुग्गियों में रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने बिना देर किए फायर ब्रिगेड को सूचना दी और खुद भी आग बुझाने में जुट गए। लोगों ने अपने घरों से बाल्टी में पानी डालकर आग को फैलने से रोकने की कोशिश की और अपना जरूरी सामान बाहर निकाल लिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और 15 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें दोपहर करीब 12:27 पर आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद 2 फायर टेंडर भेजे गए और किसी तरह की जनहानि नहीं होने दी गई। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि झुग्गी में रहने वाले लोगों का कहना है कि रानी गार्डन में इससे पहले भी 2 बार आग लग चुकी है, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि प्रशासन जल्द से जल्द इस इलाके में आग से बचाव के पुख्ता इंतजाम करे, ताकि आगे इस तरह की घटना दोबारा ना हो। हमें 12-27-28 की कॉल मिली, रानी गार्डन कूड़े कबाड़ में आग थी। हम इसके ऊपर कॉल पर आए, यहाँ पर ज़बरदस्त आग लगी हुई थी। हमने 15 मिनट में ही आग को काबू में पा लिया। कोई जान की हानि नहीं है, सब सुरक्षित है और अभी जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है उस आग को बुझा रहे हैं। अगर सर समय में देरी होती तो क्या आग और भी भड़क सकती थी? झुग्गियों में लग सकती थी, पर लेकिन हमने काबू में पा लिया। पहले भी यहाँ पे कभी आग लगी है? पहले भी 1-2 बार आग लगती रहती है, कूड़े में आग लगा देते हैं। ये कृपा करके इसको ज़रा बचाइए इस आग को, ताकि ये झुग्गियों में आग ना लगे। फिलहाल मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये रानी गार्डन का मेन रोड है, जहाँ पे बताया जा रहा है। मेरे पीछे आप देखेंगे रानी गार्डन की ये झुग्गियाँ हैं,
जहां पहले भी आग की घटना देखने को मिली थी, लेकिन आज फ़िलहाल जिस मौके पे मौजूद हैं आज भी आग लगी है और ये कूड़े के खत्ते में आग लगी है। फ़िलहाल ये जो कूड़े का खत्ता यहाँ बंद हो चुका था, लेकिन फिर भी इनलीगल तौर पे यहाँ पे कूड़ा डाला जा रहा था। कूड़े खत्ते में आग लगी है। फ़िलहाल आपके सामने दमकल अधिकारी आग बुझाने में लगे हुए हैं। फ़िलहाल यहाँ पे मौजूदा 2 गाड़ियाँ कहें तो दमकल केंद्र से आई हैं, इस स्पॉट पर लगाई गई हैं, क्योंकि पहले भी यहाँ पर 2 बार घटना ऐसी हो चुकी है कि विकराल रूप आग ने ले लिया था। तो इसलिए दमकल जो विभाग है वो हाई मोड पर है, उन्होंने तुरंत 2 गाड़ियाँ मौजूद की है। फिलहाल अभी कोशिश में लगी हुई हैं आग बुझाने की और बताया जा रहा है कि यहाँ पे कूड़े का जो ये अंबार था उसमें आग लगी है। पीछे बताएं तो कबाड़ी का भी काम होता है, थर्माकोल्स का भी काम होता है, उन्होंने भी मुशक्कत की थी। यहाँ के स्थानीय लोगों ने, झुग्गी वालों ने भी फायर से पहले बाल्टियों से आग बुझाने की कोशिश की थी ताकि आग ज़्यादा फैल ना जाए, क्योंकि वो उस पीड़ित से गुजर चुके थे। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठान, या CCN दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर बस डिपो में पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर बैठे कंडक्टर आखिरकार काम पर लौट आए हैं। दरअसल गाजीपुर डिपो के करीब 240 कंडक्टर पिछले 3 महीने से वेतन न मिलने से नाराज होकर हड़ताल पर थे, जिससे बसों का संचालन बंद हो गया था और लोगों को आने जाने में काफी परेशानी झेलनी पड़ी। रविवार शाम को कंपनी के अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद कंडक्टरों ने हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया। अधिकारियों ने कंडक्टरों को भरोसा दिलाया है कि अगले 2 दिनों में उनका रुका हुआ वेतन जारी कर दिया जाएगा। हालांकि कंडक्टर अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि हर बार बस आश्वासन ही मिलता है, लेकिन वेतन कब मिलेगा कोई पक्का नहीं है। फिर भी इस बार उन्होंने भरोसा करके काम पर लौटने का फैसला किया है ताकि आम लोगों को दिक्कत ना हो। कंडक्टरों ने साफ कहा है कि अगर 2 दिन में वेतन नहीं मिला तो वे दोबारा हड़ताल करेंगे। फिलहाल गाजीपुर डिपो की 80 बसें फिर से सड़कों पर दौड़ने लगी हैं, जिससे रोजाना बसों में सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। 25 जून को कृष्णानगर विधानसभा अध्यक्ष गुरचरण सिंह राजू को कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित कर दिया था। इसके बाद से कांग्रेस पार्टी में नाराजगी साफ नजर आ रही है। गुरचरण सिंह राजू ने आरोप लगाया कि दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने उनके साथ अमर्यादित व्यवहार किया और अपने अहंकार के कारण उन्हें अपशब्द कहे। जब उन्होंने इसकी शिकायत की तो पार्टी ने उल्टा उन्हें ही निष्कासित कर दिया। इस फैसले से नाराज होकर कांग्रेस के कई पदाधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन नेताओं का कहना है कि गुरचरण सिंह राजू उनके आदर्श हैं और अगर पार्टी ने जल्द ही इस पर विचार नहीं किया तो इस्तीफों की संख्या और बढ़ सकती है। मीडिया से बातचीत में गुरचरण सिंह राजू ने कहा कि वह कई सालों से कांग्रेस पार्टी में सेवा कर रहे थे, लेकिन उनके निष्कासन पर किसी भी बड़े नेता ने उनसे बात तक नहीं की। उनका कहना है कि पार्टी ने बिना उनकी बात सुने ही फैसला सुना दिया, जो गलत है। इस्तीफा देने वाले नेताओं ने भी कहा कि वे अपने नेता के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से लोगों के दिल में रोष है, कि रोष इसलिए है कि इन लोगों जिस तरह से ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पार्टी को चलाने के लिए किस तरह काम करना चाहिए। पार्टी को डुबोने का काम ये लोग कर रहे हैं, पार्टी को ख़राब करने का काम कर रहे हैं, पार्टी को बिल्कुल नीचे स्थिर पर ले आए हैं। मैंने एक वीडियो भी देखी इनकी जो उत्तराखंड में थी, उत्तराखंड में भी उन्होंने वहाँ पर पार्टी का नाश करके यहाँ पर आ गए और पार्टी ने फिर मैं समझ रहा हूँ प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में प्रदेश अध्यक्ष को बहुत हम्बल होना चाहिए। और आज पार्टी की स्थिति जिस स्थिति में हम खड़े हुए हैं उस स्थिति में तो हमें बड़ा झुककर काम करना चाहिए। और लेकिन उनका जो रवैया है वो एक बड़ा एडवर्टाइजमेंट है रवैया है और वो सामने वाले आदमी को आदमी नहीं समझ रहा। अभी भी हम अपने उस पुराने ख्यालों से निकल ही नहीं रहे हम कि हम क्या चीज़ है। अब पार्टी हमारी 3 बार से हम दिल्ली के अंदर हार रहे हैं। दिल्ली के अंदर क्या पूरे देश के अंदर ही हमारी हालत ख़राब है। और दिल्ली के अंदर जब हम हार रहे हैं और दिल्ली के अंदर ऐसा नेता बिठा देना, प्रदेश अध्यक्ष बिठा देना जो बदतमीजी करे और जिला अध्यक्ष के साथ बदतमीजी करे, मुझे पार्टी से निकालने का काम किया। पहली बात ये पार्टी से मुझे निकाल नहीं सकता और कोई आदमी नहीं बोल रहा, कोई आदमी लीडर ऊपर का बोलने को तैयार नहीं है कि तेरा अधिकार ही नहीं है जिला अध्यक्ष को निकालने का। जिला अध्यक्ष को निकालने का अधिकार AICC को है। AICC के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल जी मुझे ऑर्डर करेंगे, उसके ऊपर उनके लेटर से मैं उससे बाहर जा सकता हूँ। लेकिन कोई बोल ही कुछ नहीं रहा। मैंने लेटर लिख के भेजे, उसके ऊपर कोई जवाब ही नहीं कोई दे रहा। किसी ने मुझे आज तक वो बात नहीं करी मुझसे। तो मैं समझता हूँ पार्टी के अंदर इस तरह का खेल हो गया है, पार्टी को इन्होंने चारों तरफ से घेर लिया है। ये क्या उन्होंने काम पार्टी के अंदर कर दिया है मैं समझ नहीं पा रहा इसके अंदर।
तो मैं समझ रहा हूँ इस तरह का जो माहौल ये कर रहे हैं ये पार्टी के लिए हित में नहीं है, पार्टी के नुकसान करेगा और पार्टी को नीचे लेकर जाएगा। क्योंकि हम पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, पार्टी के साथ 50 साल से पुराना हमारा नाता रहा है और पार्टी में मेरे फादर ने फ्रीडम फाइटर रहे हैं, देश के लिए आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। तो मैं समझता हूँ जिस तरह का ये खेल कर रहे हैं ये लोग, सारे लोग जो पर बैठ गए हैं वो अच्छा मामला नहीं कर रहे हैं। तो भी इन्होंने कांग्रेस कमेटी ने जो फैसला लिया है गुरुचरण सिंह राजू जी के खिलाफ 6 साल के लिए बर्खास्त करके, हम उसके बिल्कुल खिलाफ है। जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। और हमारे साथ साथ और भी कार्यकर्ता जो नाराज चल रहे हैं वो भी अब कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूँ आज जिला उपाध्यक्ष के पद से। निंदनीय तरीके से राजू भाई को पार्टी ने निकाला है, वो हमें मंजूर नहीं है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि हम भी पार्टी से अपने आप का इस्तीफा देना उचित समझते हैं और हम इस्तीफा। शाहदरा जिले के अशोका निकेतन से चेन स्नैचिंग का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ये घटना ये दिखा रही है कि चाहे आप कितनी भी सुरक्षित सोसाइटी में क्यों ना रहें, चोरी और स्नैचिंग जैसी घटनाओं से पूरी तरह सुरक्षित नहीं रह सकते। बता दें कि एक ऑटो चालक सोसाइटी के अंदर घुस आया और मंदिर से लौट रही एक महिला के गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गया। ये पूरी घटना सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में साफ दिख रहा है ऑटो चालक पहले महिला के पास आया, फिर वापस लौटकर उसके गले से चेन छीन ली और आराम से ऑटो में भाग निकला। दरअसल ऑटो पर नंबर प्लेट भी नहीं थी, जिससे पुलिस के लिए उसे पकड़ना मुश्किल हो रहा है। पीड़ित महिला ने बताया कि उनकी चेन करीब 2 तोले की थी। इस घटना के बाद सोसाइटी में डर का माहौल बन गया है। आरडब्ल्यूए ने भी इसे बड़ी लापरवाही माना है और समिति के गार्ड से पूछताछ शुरू कर दी गई है कि बिना नंबर प्लेट वाला ऑटो सोसाइटी के अंदर कैसे घुस गया। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि अब उन्हें अपने घर के बाहर भी डर लगने लगा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है ताकि आरोपी को जल्द पकड़ा जा सके। कल सुबह 7:20 की है, मैं घर से निकली थी या मंदिर जाने के लिए। सामने से ऑटो वाला आया, वो मेरे साइड से पहले तो गया, फिर उसने मेरे वो चैन गले में देख ली तो वो फिर बैक हो गया उधर। मैं गली में मुड़ी मंदिर वाली में, तो उसने वो मेरे पीछे पीछे भागा आया और उसने मेरे गले में से चैन निकाल ली। अच्छा, ऑटो वाला क्या पहले से ही वहाँ मौजूद था? नहीं, वो सामने से ही आ रहा था। फिर उसने मैं उस साइड से निकली थी, पहले सामने से सीधे आया, मैं इससे साइड गली से मुड़ी थी मैं इधर। तो फिर उसने मेरे को देखा ना, तो मेरे पीछे ही हो गया। मैंने देखा नहीं मेरे पीछे आ रहा है, तो उसने मंदिर के गली के सामने ऑटो खड़ा करा। तो फिर मैं जैसे अंदर घुसी, उसने मेरे को ऐसे जप्फी गाल ली और मेरे गले से चैन छीन। कितने तोले की थी चैन और क्या पुलिस का कहना है इसमें? 2 तोले की थी। पुलिस का क्या कहना है इसमें? एफआईआर दर्ज करी है क्या पुलिस ने? हाँ, करी है ना। अच्छा, जिस हिसाब से ऑटो सोसाइटी के अंदर घुसता है और सोसाइटी पर गार्ड रहते हैं, क्या इतनी अच्छी सोसाइटी में स्नैचिंग होना ये एक्सपेक्टेड था? नहीं था, उन्होंने वो ही करा। कितना सेफ फील करते हैं आप फिर इस सोसाइटी में? अभी इस हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। जो अंदर घुसा है ऑटो वाला, गेट पे नेम प्लेट भी नहीं थी उस पर, ना नेम प्लेट नंबर प्लेट। अच्छा, सोसाइटी में बिना नंबर प्लेट के एंट्री कैसे की गई, ये जानकारी ली क्या आपने गार्ड वार्ड से? ले ही वो करे, हमारे सामने कोई आया ही नहीं। फिर बाद में वो करे, हो सकता वो पंडित जी ने डांटा करा तो बोला हो सकता मैं जरूर जब उसने एंट्री कर ली हो। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने हाल ही में दिल्ली की सब्जी, फल और फूल मंडियों में साफ सफाई, कूड़ा निस्तारण, सड़क मरम्मत, सुरक्षा व्यवस्था, सीवर और पेयजल आपूर्ति की अव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने साफ किया है कि मंडियों के रखरखाव के लिए बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। लेकिन जब गाजीपुर सब्जी मंडी का जायजा लिया गया तो वहां हकीकत कुछ और ही नजर आई। मंडी में साफ सफाई से लेकर बुनियादी सुविधाओं का भारी अभाव दिखा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि फिलहाल मंडी का कोई प्रधान नहीं है, जिससे दुकानदारों को रोजाना असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। कूड़ा समय पर नहीं उठता, सड़कें जर्जर हैं और सुरक्षा इंतजाम भी कमजोर हैं। खरीदारों को भी गंदगी और अव्यवस्था की वजह से मुश्किल होती है। जब संवाददाता ने गाजीपुर मंडी के पूर्व प्रधान राजकुमार लूथरा से बात की तो उन्होंने बताया कि मंडी में प्रधान न होने की वजह से कई जरूरी काम अटके हुए हैं और दुकानदार अपनी समस्याओं को लेकर परेशान हैं। उन्होंने कहा कि मंडी की हालत सुधरने के बजाय दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही है। नहीं, देखो, रेखा मैडम ने हमारी जो सीएम है उन्होंने आजाद मंडी का दौरा करा था। हमारी मंडी में भी नहीं आई हैं, खाली आजाद मंडी में गई हैं
उन्होंने ये कहा है, आश्वासन दिया है कि मंडियों का डेवलपमेंट करा जाएगा अच्छी तरह से, कायाकल्प कराया जाएगा मतलब कि। तो हम इंतजार में बैठे हैं। मैं कल हमारी मंडी में वीसी साहब भी आए थे, कल 19 तारीख को वीसी साहब होके गए राउंड पे, वीसी साहब आए थे। तो उन्होंने कहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो जो आपकी कमियाँ हैं वो आप लिखवा देना, और जो हमने लिखवाई हैं सीवर की लाइनें हमारी हैं सारी ब्लॉक हुई पड़ी हैं। पानी हमारी मंडी में है ही नहीं, पीने का पानी तो शुरू से ही नहीं है। जो हाथ वगैरह धोने के लिए शौच के लिए पानी एपीएमसी देती है वो भी नहीं मिल पा रहा है हमें। ये सारी जो काम करे इंजीनियर डिपार्टमेंट जो है ना, ये सब इनको कुछ नॉलेज नहीं है। लगा तो दिए हैं, समस्या आप ये साहब लगा लीजिए, पानी जब बरसात आएगा पानी पूरा भर जाएगा। अभी कुछ दिन भरा भी रहा, 15 वो बाहर का अलग है, मंडी का भी पानी भरा रहा अंदर। मंडी में भी पानी का हाँ जी, हाँ जी, बेसमेंट में पानी भर जाता है। सबसे मंडियों में बहुत सुधार है, आज़ादपुर मंडी में भी और हमारी मंडी काफ़ी सुधार है। लेकिन 10 साल जितना भ्रष्टाचार हुआ आम आदमी पार्टी के राज में, तो उसको सुधारने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। लेकिन जब से आए काफ़ी सुधार है, इम्प्रूवमेंट है सफाई में। और हमारे को सबसे बड़ी समस्या चल रही थी हमारी मंडी पानी की। 10 साल से हमारी मंडी में पानी की व्यवस्था नहीं थी। अब उन्होंने मतलब हमारी मैडम ने, सीएम साहब ने बहुत मेहनत करके यहाँ पानी की व्यवस्था कराई है। डेली वहाँ से पानी यहाँ पर आना, हाँ फ़र्क पड़ गया पहले से कुछ। मतलब क्या कम आया है या फिर आ रहा है? आज़ादपुर से टैंकर आ रहे हैं जो रिफ़िल किए जाते हैं, उन्होंने टैंकियाँ लगवाई हैं नई यहाँ पे, उन्होंने वहाँ से रिफ़िल करवा रहे हैं टैंक में। पानी की अभी लाइन नहीं आई, लेकिन मैडम के प्रयास से यहाँ पे जो रिफ़िल करा जा रहा है, मतलब पानी के टैंकर आते हैं उनको टंकियों में से रिफ़िल करा जाता है पानी पीने का। जो पिछले मतलब गाजीपुर मंडी यहाँ सन 2001 में आई थी, जब से आज तक पानी की व्यवस्था ही नहीं हो पाई। लेकिन जब से मैडम आई हैं तो उन्होंने व्यवस्था ही करवाई है, इनको हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। इसलिए सीवर की भी दिक्कत है, और इसमें हमारे जो है व्यापार मंडल के चेयरमैन और प्रधान जी पूरी आर्थिक प्रयास के द्वारा ये काम कर रहे हैं, और जो है काम काफ़ी टाइम से खींचते ही चले आ रहे हैं, और बहुत अच्छे स्केल पे काम हो रहा है। अभी पानी की टंकियां भी लगी हैं, और ये फुटपाथ टूट गए थे ये भी नए बने हैं। और बाकी क्या कुछ सुधार चाहते हो? क्योंकि अभी भी जब मार्केट में आते हैं तो काफ़ी समस्या देखने को मिलती है। मार्केट है, यहाँ समस्याएं तो देखो रोज़ कोई ना कोई होती रहती हैं। और फिर दूसरा ये है कि जैसे फुटपाथ टूटे हुए थे उनका सुधार हो गया, टंकियाँ टूटी हुई थी उनका सुधार हो गया। डिपार्टमेंट से भी कोई काम जो करवाने होते हैं पूरे आर्थिक प्रयास के द्वारा ये काम कर रहे हैं हमारे प्रधान जी और चेयरमैन भी। बाकी सीएम रेखा गुप्ता जी से पूरी वो है उम्मीद है कि शायद मंडियों का पूरी तरीके से सुधार होगा। पूर्वी दिल्ली के मंडावली पुलिस ने शातिर मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान दीपक उर्फ रोहित के रूप में हुई है, जो रेलवे कॉलोनी मंडावली का रहने वाला है। आरोपी पहले भी 16 आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है। पुलिस ने उसके कब्जे से 6 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस को मंडावली इलाके में स्टेशनरी दुकानदार मनोज कुमार का मोबाइल चोरी होने की सूचना मिली थी। गश्त कर रही पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संदिग्ध का पीछा किया और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि बेरोजगारी और पैसों की तंगी के कारण वह मोबाइल चोरी कर बाजार में बेचता था। गाजीपुर पुलिस ने सड़क पर झपटमारी की घटना को नाकाम करते हुए 2 स्नैचरों को पकड़ा है। इनमें एक नाबालिग और दूसरा आरोपी तुषार शामिल है। मामला 20 जुलाई का है, जब मयूर विहार फेज 3 के बी पॉकेट एसएफएस फ्लैट्स के पास एक व्यक्ति से मोबाइल छीनने की कोशिश की गई, लेकिन पीड़ित ने मौके पर ही एक नाबालिग को पकड़ लिया। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, टीम तुरंत मौके पर पहुंची और दूसरे आरोपी तुषार को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे चोरी की मोटरसाइकिल से लोगों से मोबाइल और बैग छीनते थे। आरोपी तुषार ने कबूल किया कि वह 9वीं फेल है और स्मैक का नशा करता है। नशे की लत और खर्च पूरा करने के लिए उसने एक नाबालिग को साथ मिलाकर झपटमारी शुरू की। दोनों पहले कभी ऐसे अपराधों में नहीं पकड़े गए थे। चोरी की बाइक बेचने से नाकाम रहने के कारण पकड़े गए। पुलिस ने चोरी की 4 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं, जो अलग अलग इलाकों से चोरी की गई थी। श्रावण मास का आज दूसरा सोमवार है और इस पवित्र दिन का खास महत्व है। आज के दिन को लेकर लोगों में खास उत्साह देखा गया। शाहदरा स्थित मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी। मंदिर के पुजारी गोविंद पंत ने बताया कि भक्तों ने पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। बेलपत्र, दूध, दही, शहद, फूल और फल आदि चढ़ाकर भगवान शिव का अभिषेक किया। जगह जगह मंदिरों में भजन कीर्तन भी किए गए। वहीं इस खास दिन के लिए यशपाल जी महाराज ने उपाय बताए, जिन्हें करके भक्त अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि शुक्रवार यानी 23 जुलाई को शिवरात्रि का पावन दिन है। श्रद्धालु पूरे दिन उपवास रख सकते हैं और सुबह 4 बजे से लेकर पूरी रात तक
शिवजी का जलाभिषेक कर सकते हैं। साथ ही शिवलिंग पर जल में दूध, शहद, दही आदि मिलाकर चढ़ाएं। इसके अलावा बेलपत्र भी पूरी विधि विधान से चढ़ाना चाहिए, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न होकर सभी की इच्छाएं पूरी करते हैं। सावन की जो शिवरात्रि होती है, इसका बेसब्री से लोगों को इंतज़ार होता है, क्योंकि भगवान शिव ने सावन की शिवरात्रि के दिन जहर का पान किया था, जो हल निकला था समुद्र मंथन से। तो इसीलिए भगवान शिव का अभिषेक होता है। लोग पूरे सावन अभिषेक करते हैं, मंदिरों में अभिषेक करवाते हैं। अभिषेक भी अनेकों प्रकार के होते हैं। कोई गन्ने के रस से करवा रहा है, कोई अनार के रस से करवा रहा है, तो कोई दूध से करवाता है, कोई शहद से करवाता है। जैसी जिसकी कामना होती है उसके अनुसार रुद्राभिषेक भी हुआ करते हैं। और सावन की शिवरात्रि में रात्रि के 4 प्रहर पूजन करने से या उनका रुद्राभिषेक करने से कठिन कार्य जो रुके हुए हैं आपके, वो भी सिद्ध हो जाते हैं। असाध्य रोग मिट जाते हैं। शरीर में बहुत सारे रोग होते हैं। तो सावन की शिवरात्रि में आप दिन में या रात्रि में 8 प्रहर होते हैं, दिन के 4 प्रहर, रात के 4 प्रहर, यानी इन 8 प्रहरों में 1 प्रहर भी आप रुद्राभिषेक करवा लेते हैं तो निश्चित रूप से माँ पार्वती और भगवान शिव आप पर प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। 23 तारीख की शिवरात्रि है। 23 तारीख को त्रयोदशी और चतुर्दशी दोनों तिथियों का मिलन हो रहा है, और जिस दिन त्रयोदशी चतुर्दशी दोनों मिलती हैं उस दिन शिवरात्रि मनाई जाती है। और शिवरात्रि का जो पावन समय है सुबह 4:15 से आरंभ है। फिर पूरे दिन और पूरी रात्रि किसी भी समय आप जल चढ़ा सकते हैं, किसी भी समय आप उनका रुद्राभिषेक कर सकते हैं। और भद्रा को लेकर के बहुत सारी बातें हुआ करती हैं। इस बारी जो भद्रा है 23 तारीख को दोपहर के 3:32 तक है। भद्रा ये रात्रि से ही आरंभ हो जाएगी 22 तारीख की, और 23 तारीख को दोपहर 3:32 तक रहेगी। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।